हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ आपको नेपाल की ट्रिप के बारे में। क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे क्या चीज़ें करना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, कितना फेयर होगा, वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला। और मैं आपको होटल का कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जिस होटल में मैंने स्टे किया वो होटल काफ़ी अच्छे थे, 3 स्टार थे सारे। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसलिए मैं उनकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इंडिया से सबसे पहले फ्लाइट जाती है काठमांडू, एंड काठमांडू से आपको जाना पड़ेगा पोखरा। पोखरा में काफ़ी चीज़ें हैं घूमने की, एक्टिविटीज़ वगैरह भी हैं। एंड अगर आप वहाँ से मुक्ति धाम भी जाना चाहते हैं तो उसका फेयर बाय टैक्सी आपको 20 से 25 हज़ार इंडियन करेंसी लग जाएगी, क्योंकि वहाँ से जो उसका डिस्टेंस है वो कम से कम 170 से 174 है, जिसमें टाइमिंग आपको 6 घंटे से लेके 8 घंटे तक लग जाते हैं। और आपको वहाँ पर एक नाइट स्टे भी करना पड़ेगा, क्योंकि रोड ऐसा है कि वहाँ पे नाइट में ट्रैवल नहीं करने देती है वहाँ की गवर्नमेंट। तो आपको दिन में ही सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो आपको पोखरा से सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पे पहुँच के शाम को दर्शन करके और सुबह वहाँ से वापस आ सकें। पोखरा में आने के बाद आपको वापस से काठमांडू आना पड़ेगा बाय फ्लाइट, अगर आप आना चाहते हैं, क्योंकि बाय रोड तो पॉसिबल नहीं है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है। पोखरा से जो काठमांडू का डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। फ्लाइट में भी आपको उतना ही फेयर लगेगा। पोखरा से काठमांडू की जो फ्लाइट है वो 3 हज़ार के करीब आसपास, ऊपर नीचे इतना ही 1 पर्सन फेयर लगता है। काठमांडू से आप वापस से जनकपुर जाते हैं, उसका भी फेयर इतना ही लगता है, 3 साढ़े 3 के करीब इतना ही लगेगा। उसके बाद आप जनकपुर भी पूरा घूम सकते हैं, सीता जी के जहाँ पे उनका विवाह हुआ था वो सारी चीज़ें हैं जो वो एक दिन में आप जनकपुर घूम सकते हैं। और अगर आप वापस बाय फ्लाइट इंडिया आना चाहते हैं तो जनकपुर से आपको काठमांडू वापस से फ्लाइट से आना पड़ेगा, और काठमांडू से इंडिया के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं मुझे वापस से काठमांडू नहीं आना है, मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको कम बजट के लिए जनकपुर से आपको टैक्सी भी मिल जाती है, अगर आप चाहें तो बाय रोड आना। वहाँ से बिहार का जो बॉर्डर है वो बहुत नज़दीक है जनकपुर से, जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। एयरपोर्ट से ही आपको टैक्सी मिल जाएगी। वहाँ पर काफ़ी टैक्सी वाले होते हैं, तो उनसे अगर आप बात करें कि वो आपको पूरा जनकपुर भी घुमाएंगे और आपको वहाँ का बॉर्डर क्रॉस करवा के नेपाल को इंडिया में छोड़ेंगे, जो कि है बिहार का बॉर्डर। पहला जो सिटी है वो है मुजफ्फरपुर, आपको वहाँ पर छोड़ देंगे। उसका चार्जेस आपको 10 हज़ार कम से कम लगेगा, बाकी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कितना क्या है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मुजफ्फरपुर से आपको अयोध्या की, गोरखपुर की, लखनऊ की, इन चीज़ों की बस मिल जाएगी। वहाँ से आप चाहें तो बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। और अयोध्या और गोरखपुर से आपको पता है कि दिल्ली के लिए काफ़ी बसेस चलती है, तो उनका फेयर भी बहुत कम पड़ जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 1500 से 2000 तक, या मैक्सिमम 2,500 तक पड़ेगा। उस टाइम आप जाते हैं तो कितना क्या फेयर होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। हम जुलाई में गए थे तो हमारा 1500 तक पड़ा था। तो गाइज, हम लोग आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। हमारी जो फ्लाइट थी वो थी 7:40 पर, तो हमें 2 घंटे पहले आना था। इमिग्रेशन वगैरह होता है, उसकी डिटेल मैंने आप लोगों को पहले ही शेयर कर दी कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर करनी पड़ती है। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी इंडिगो, और उसके बाद वहाँ से उड़कर हम फटाक से आ गए हैं नेपाल। आप जैसे कि देख रहे हैं, नेपाल में एयरपोर्ट पे ही आपको बुद्धा की स्टैचू मिलेगा, और वहाँ पर भी पहुँचने के बाद इमिग्रेशन होता है। आप जैसे देख रहे हैं ये सारे नेपालीज़ बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी इमिग्रेशन होता है। निकलने के बाद सारी आईडीज़ वेरीफाई होती है। एयरपोर्ट से जैसे कि आप बाहर आएंगे आपको बहुत सारी टैक्सीज़ मिलेंगी, और टैक्सी स्टैंड भी रहता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पेड है वो वहीं की लोकल की है। और उसके बाद हम आ जाते हैं शिव शंकर होटल, जिसकी आपको मैंने कॉन्टैक्ट पूरा दे दिया। काफ़ी अच्छा होटल है, यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने ही आपको पशुपतिनाथ मंदिर मिल जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस आपको 2 मिनट का है सिर्फ। उसके बाद आप यहाँ से आराम से दर्शन कर सकते हैं। होटल इसी गली में, आप जो देख रहे हैं ना सामने, इसी गली में ही है, बिल्कुल पास में है आपको। वो ये होटल बहुत बेस्ट है। अगर आपको पशुपतिनाथ सुबह सुबह जाके दर्शन करने हैं तो आप आराम से दर्शन कीजिए यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर मंदिर में अंदर कैमरा फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप गलती से वीडियोस फोटोज़ बनाते हैं और किसी ने भी देख लिया तो आपका फ़ोन लेके वो डिलीट भी करवा देते हैं। जहाँ पर मैं ले रही हूँ यहाँ तक अलाउ है। आप ये जो मंदिर में देख रहे हैं नाम, इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट मैंने चुपके से थोड़ी सी वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये वहाँ का मेन मंदिर है, यहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी अलाउ नहीं है।
आप भी कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरा फ़ोन तो नहीं, पर मेरे सामने किसी का फ़ोन लेके उसकी वीडियोस डिलीट कर दी थी। एंड सामने आप वॉचेस देख रहे हैं, एक में इंडियन टाइमिंग है और दूसरे में नेपाली टाइमिंग है। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं शक्तिपीठ घूमने। शक्तिपीठ भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं, और जो नहीं चल सकते वो ऑटो टैक्सी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग तो पैदल पैदल ही आ गए थे, क्योंकि शाम का टाइम था, मौसम काफ़ी अच्छा था। तो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं ये बहुत पुराना पेड़ है, यहाँ पर बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुराना, और ये है मंदिर शक्तिपीठ। यहाँ पर शक्ति जो सती माता थी उनके घुटने यहाँ पर गिरे थे, ऐसा बोलते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर आप देखेंगे मंदिर के अंदर तो बिल्कुल फ़ोन अलाउड नहीं, जैसे कि आपको पता है किसी भी मंदिर में आजकल अलाउड नहीं करते। तो मैं आपको बाहर से मंदिर दिखा देती हूँ। इस तरीके का मंदिर है, काफ़ी पुराना है, और इसमें चांदी की जो है पूरा वर्क है मंदिर। तो हमने यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर लिए, और हम वापस भी पैदल जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। और उसके साथ में आप ये नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम मुझे याद नहीं, बट इस नदी के नाम पर ही इस शहर की जो गाड़ियों की नेम प्लेट है उसमें उसका नाम मेंशन होता है। एंड उसके बाद हम पोखरा जाते हैं बाय फ्लाइट डोमेस्टिक। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, सिर्फ एक चेक इन हुआ जैसे कि आपने देखा। और यहाँ की जो लोकल एयरलाइंस है आप देख रहे हैं, यति है और काफ़ी हैं, 2-3 चीज़ें हैं इनकी यहाँ की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं। तो यहाँ पर आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का भी बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ का सफ़र सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम होता है। 200-300 किलोमीटर में कितना ही होगा। यहाँ का बोर्डिंग भी आप देखिए, ये हमारी यति है जिसकी ये बोर्डिंग आप देख रहे हैं, तो ग्रीन कलर का जो है बोर्डिंग पास है। उसके बाद ये वेटिंग एरिया में हम लोग आ जाते हैं, जैसे फ़्लाइट का टाइम होगा हमें बुला लेंगे। और यहाँ की फ़्लाइट का आप देख रहे हैं, फ्यूल बचाने के लिए ये ट्रैक्टर से इसको खींच के, जहाँ से इनको सवारियाँ यानी पैसेंजर लेने हैं वहाँ तक, ये ऐसे ट्रैक्टर से खींच के ले जा रहे हैं। और यहाँ के पंखे देखिए, ये बिल्कुल खुले में। हमारे इंडिया की जो फ़्लाइट्स होती है वो उनके पंखे कवर होते हैं, इनका ये बिल्कुल खुला है कि अब पता नहीं इनका क्या रीज़न है। उसके बाद हम यहाँ पे फ़्लाइट में बैठते हैं, तो हमें एक फ़िश देते हैं और एक सल्टेड पीनट भी देते हैं, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है तो खाना तो ऑब्वियसली नहीं देंगे। और उसमें फ़्लाइट में भी आप देखें तो नेपाली में लिखा होगा, जो कि समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है तो हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और इसकी जो अनाउंसमेंट होती है वो भी नेपाली लैंग्वेज में होती है, जो हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। और इनकी इंग्लिश भी है ना, वो बहुत अजीब तरीके की थी, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रही थी इनकी कैसी है। और इनकी एयर होस्टेस में आपको दिखाने वाली हूँ। इनकी जो एयर होस्टेस थी वो एक ट्रेडिशनल जो इनका पहनावा है उस तरीके का पहनावा पहना हुआ, देखो कैसी लग रही है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पोखरा। पोखरा में निकलने के बाद हम अपना वापस होटल आ गए हैं टैक्सी लेके। होटल का नाम आपको ऊपर मेंशन कर दिया है मैंने, एंड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो आपको शेयर कर दी है गाइज़। यहाँ से फिर हम सुबह सुबह रेस्ट करके थोड़ा सा आधा 1 घंटा टैक्सी लेते हैं। टैक्सी यहाँ होटल में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद आप ये जो मंदिर देख रहे हैं शिव जी के, हमें उस पहाड़ पर जाना है, वहाँ से आपको है जो कैलाश का पूरा व्यू दिखने वाला। तो हम यहाँ आ गए हैं, और टैक्सी जो है यहीं पर रुक जाती है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस हमारा 3 से 4 मिनट का है। तो यहाँ से हमें पैदल जाना है ऊपर। आपको ये शिव जी के सामने माता का भी मंदिर है, बट हम यहाँ पर नहीं गए थे। हम गए शिव जी के, क्योंकि वो सामने ही दर्शन हो गए थे हमें। तो ये शिव जी का आप जैसे कि जाएंगे, सामने ही आपको इतना सुंदर व्यू आप देख पा रहे हैं। ये कैलाश है, ये पूरा कैलाश है, और ये इतना प्यारा लगता है। इसको देखेंगे तो आपका मन ही नहीं भरेगा कि ये मतलब क्या है, इतना सुंदर आपने व्यू कभी देखा ही नहीं होगा कैलाश का। तो हम आ गए हैं इस मंदिर में। यहाँ पर सबसे ऊपर एंट्री में ही आपको शिवलिंग मिलेगा, और अंदर भोले जी की इतनी बड़ी मूर्ति, और जो शिवलिंग का शेप है ना मंदिर का, उस तरीके का शेप बना हुआ है। और ऊपर शिव जी की मूर्ति है अच्छा सा। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे शिवलिंग इन लोगों ने बनाए हुए हैं। ये भी बहुत एक यूनिक चीज़ दिखी मुझे। मैंने पहले कभी ऐसा मंदिर नहीं देखा जहाँ पे इतने सारे शिवलिंग हैं। मैंने पहली बार ही देखा, होंगे और जगह भी बट मुझे नहीं पता। ये बहुत यूनिक चीज़ मैंने देखी थी। और ऊपर आप देख रहे हैं गणेश जी, ये जो है ना चक्कर लगा रहे हैं शिव जी के, परमानेंट ये चलते हैं। और ये नंदी जी हमारे खूबसूरत, जहाँ शिव जी हो वहाँ नंदी जी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप नंदी जी के भी दर्शन कर लें। मंदिर के बाहर आप देखेंगे ये पता नहीं क्या था। उसके बाद हमने खाई है यहाँ की फेमस बबल टी। ये बबल टी में ना बबल्स थे, वो बहुत
अच्छे यूनिक मतलब यह कि फेमस चीज़ है। और उसके बाद ये पोखरा का जो आप ये देख रहे हैं तालाब, यही मेन है इसकी वजह से ही। और ये क्यूट सी मुझे एक स्ट्रॉबेरी मिली है। जब आप जितने भी पेड़ देख रहे हैं ये सारे स्ट्रॉबेरी के हैं और यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी है। उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं स्टूपा। वहाँ की मैंने वीडियो बनाना भूल गई है, काफ़ी ट्रैकिंग था वहाँ पर। आप जाना चाहें, अगर ट्रैकिंग में जिसको इंटरेस्ट है वहाँ पर जाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं डेविस वाटरफॉल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैलाश पर्वत का इन्हें स्टैचू जैसा बनाया है और यहाँ पर इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो नेपाली 100 रुपये, और यहाँ पर नेपाली रुपी ही लेते हैं, इंडियन नहीं लेते। सिर्फ एक ऐसी ये जगह है जहाँ पर इंडियन रुपीज़ नहीं लेते हैं, तो आप यहाँ पर प्लीज़ नेपाली रुपीज़ ही लेकर जाए, ताकि आपको वहाँ जाके किसी से गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मुझे नेपाली दे दो। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये जो वाटरफॉल है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा है कि इसका जो पानी है ये उड़ के ऊपर आता है। और ये कहते हैं कि यहाँ का जो पानी है सीधा ज़मीन में पाताल में जा रहा है। किसी को नहीं पता ये पानी कहाँ जाता है, कहाँ निकलता है। इस वाटरफॉल का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि कोई गिर ना जाए, इस वजह से यहाँ चारों तरफ ग्रिल लगाई है, आप ग्रिल से ही इसको देख सकते हैं। तो गाइस ये है नेपाल राष्ट्रीय बैंक और ये है वहाँ की करेंसी। आपको दिखाती हुई है 5 रुपए का नोट, और पीछे आप देखेंगे याक बना हुआ है। और सारे नोटों पे आगे जो है हिमालय पर्वत बना हुआ है, क्योंकि ये यहाँ का मेन है। तो इन्होंने एक राष्ट्रीय पर्वत जो कहते हैं हर नोट पे ये ज़रूर होता है यहाँ के। और ये आप देख रहे हैं 10 का नोट है, एंड उसके बाद है 50 का नोट। इन्होंने सारे नोटों के पीछे अलग अलग जानवरों की तस्वीर बनाई है, जैसे कि ये चीता है, 50 रुपये का नोट है, पर आगे सब में हिमालय पर्वत ही मेंशन किया है इन्होंने। और ये भी 100 रुपये का नोट है, उसमें भी हिमालय पर्वत है आगे, और पीछे कोई जानवर होगा। तो ये जो करेंसी है ये नेपाली करेंसी, और इसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, ये हमारे जो इंडियन रुपीज़ से है वो 1.6 में जो है वहाँ पर चलती है, वैल्यू जो रहती है। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये लेक है, लेक भी यहाँ का फेमस है। जो लोग कभी नहीं गए वो लेक भी ज़रूर जाएं। हम नहीं गए क्योंकि मैं एक्चुअली भोपाल से, और भोपाल ऑलरेडी लेक सिटी है, तो लेक तो हमें बिल्कुल नहीं जाना था। इसलिए हम मार्केट को घूमते हुए अपने होटल वापस आ जाते हैं। और रास्ते में भूख लगती है तो थोड़ा सा खाना खाने के लिए भी रुक जाते हैं। इंडिया की स्पेशल चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर जो वाइन है, जो ड्रिंक है, शराब कह लो जिसको, ये हर दुकान पर यहाँ मिल जाएगी, हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ खुले आम शराब मिलती है। यहाँ पर कोई ऐसा बैन नहीं है शराब का, आपको यहाँ पर ठेके नहीं मिलेंगे। एंड उसके बाद खाना पीना खा के हम आ गए हैं गुप्तेश्वर मंदिर। यहाँ पर है जो महादेव की गुफा है, उसके अंदर है जो मंदिर है वहाँ पर। तो हम ये एंटर करते हैं सबसे पहले, तो हमें घुसते ही सबसे पहले मिलती है विष्णु भगवान की मूर्ति, जो कि लेटी हुई है। मैंने पहला ऐसा मंदिर देखा है विष्णु भगवान का जहाँ पर उनकी लेटी हुई मूर्ति, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। काले पत्थर से बनी हुई तराशी हुई मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत दृश्य है जो मैंने पहली बार लाइफ में देखा था। और जगह यहाँ की बहुत अच्छी खूबसूरत, आप देखेंगे किस तरीके की सीढ़ियाँ, ये सारी सीढ़ियाँ जो अंदर जाने की हैं, बट उसके लिए सबसे पहले आपको टिकट लेना बहुत ज़रूरी है। ये फ्री में अंदर नहीं ले जाने वाले गाइस। तो ये है टिकट काउंटर, तो मैंने लिया है टिकट, जो कि नेपाली करेंसी वहाँ पर मेंशन थी। इस तरीके का टिकट है। टिकट लेते ही आप ये देखेंगे प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, यहाँ से आपको एंट्री है। आप वैसे बाहर से देखकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको गुफा में जाना है तो टिकट लेना अनिवार्य है। टिकट का प्राइस 50 रुपये नेपाली है। तो चलते हैं गाइस गुफा के अंदर, और जाते जाते आपको ये मूर्तियाँ भी दिखेंगी रास्ते में बनी हुई। ये भी काफ़ी यूनिक है, एक ही पत्थर से ऐसे तराशी हुई मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी और यूनिक है। तो ये हम आ गए हैं गुफ़ा के अंदर, और गुफ़ा के अंदर आप देखेंगे पूरा पानी पानी है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा सीलन जैसा आपको लगेगा। इसके अंदर पानी कहाँ से आता है पता नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं, जो हमने वाटरफॉल देखा था उसका पानी यहाँ पर आता है, पर किस तरीके से आता है पता नहीं है। और यहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं थी, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ मैं। पर हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पर एक गाय थी जिसके कान में कुछ बोलते हैं तो विश पूरी होता है, ऐसा ये बोलते हैं यहाँ के लोग।
बाकी मैं आपको ये कार्ड दे रही हूँ, आप इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये हमारा टैक्सी ड्राइवर का है। एंड गाइज अब हम लोग वापस से पोखरा से काठमांडू जा रहे हैं क्योंकि हमें फिर जनकपुर जाना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें काठमांडू जाना पड़ेगा। तो हम लोग बैठ गए फिर से फ़्लाइट में, और फ्लाइट में बैठने के बाद जो मैंने व्यू देखा, आप लोग खुद देखिए कितना प्यारा व्यू है। आपने कभी ऐसा व्यू नहीं देखा होगा। कैलाश पर्वत साक्षात कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी वहीं पर है, क्योंकि हम सीरियल में देखते हैं ना, एक्चुअली में ऐसा ही दिखता है। एंड गाइज यहाँ की आप नंबर प्लेट देखेंगे ना किस तरीके की होती है। यहाँ पर नंबर प्लेट रेड ब्लैक वाइट पता नहीं 3-4 कलर्स की होती है। एंड उसके बाद हमने रुक के खाना खाया। खाना आप देख ही रहे थाली किस तरीके की है। उसके बाद होटल में थोड़ा रेस्ट करके हम लोगों ने घूमी वहाँ की लोकल मार्केट। और मार्केट में आप देखेंगे जो सेल लग रही है ये यहाँ का नेपाली रुपीज़ है। नेपाली रुपीज़ जो भी है उसको डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो हमारा इंडियन रुपीज़ प्राइस आ जाएगा गाइस। तो मैं आपको पूरी मार्केट दिखा दे रही हूँ कि मार्केट में यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। बट दिल्ली के लोगों को यहाँ की मार्केट बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली पेंटिंग्स हैं और सजावट की चीज़ें ही हैं। मतलब कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, जैसे कपड़े कुछ ऐसा स्पेशल की ख़रीदने का मन करे या सजाने की चीज़ें भी कुछ स्पेशल मुझे तो दिखी नहीं है। आप लोगों को मैं मार्केट दिखा देती हूँ अगर आपको कुछ पसंद आता है तो। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं मार्केट से वापस, और ये करेंसी आप देख रहे हैं हमने 10,000 की एक्सचेंज करवाई नेपाली में। ये सारी नेपाली करेंसी है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हम दोबारा काठमांडू में किस होटल में रुके हैं। इस होटल का नाम है यम्बू होटल। ये भी काफ़ी अच्छा और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिटेल में मैंने दिखाई दिया है। तो यहाँ पर रुक के नेक्स्ट डे हम निकल गए जनकपुर के लिए, क्योंकि हमारी सुबह सुबह की फ़्लाइट थी तो हम नाश्ता करके नहीं आए थे। फिर हमने एयरपोर्ट पे ही जल्दी जल्दी नाश्ता किया। तो गाइस लो हम पहुँच चुके हैं जनकपुर, और जैसे एयरपोर्ट के बाहर आएंगे तो आपको बहुत सारी टैक्सीज़ मिल जाएंगी। हम भी टैक्सी लेके आ गए। सबसे पहले राम मंदिर के बाहर आप देखेंगे इस तरीके की मार्केट मिल जाएगी, और ये है मंदिर। इसके जस्ट सामने ही आपको मिलेगा एक कुंड। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुंड कैसा है। आप ये देख रहे हैं लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ का रहने वाले लोग हैं, ये लोकल यहीं पर करते स्नान। कोई बाहर से आता है तो वो भी कम से कम छींट तो मार ही लेता, अगर नहीं नहाता है तो छिड़क लेता अपने ऊपर। तो हमने प्रसाद लिया और हम आ गए राम मंदिर में। कहते हैं ये जनकपुर का सबसे पुराना मंदिर है। इसकी आप देखिए किस तरीके से बना हुआ जो कलाकृति है। सबसे पुराना मंदिर यहाँ कहते थे जनक जी रहते थे साक्षात, और उन्होंने जो है उनको वरदान दिया था विष्णु भगवान ने कि मैं यहाँ साक्षात हमेशा विराजमान रहूँगा। तो ये जो तीनों मूर्ति आप देख रहे हैं ये तीनों विष्णु भगवान का ही प्रतीक हैं। इनमें सारा जग समाया हुआ है। उनके 52 रूप, जगन्नाथपुरी और पूरा परिवार उनका इन 3 मूर्ति में समाया हुआ है गाइस।
ये हमें यहाँ के पंडित ने बताया है। तो गाइज़ राम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग टैक्सी में बैठ के आ जाते हैं जनक जी के मंदिर यानी कि सीता माता के मंदिर। वो था हमारा राम मंदिर जो सबसे प्राचीन था, बट ये मंदिर कहते हैं कि बाद में बनाया गया मंदिर है, जो यहाँ के किसी राजा ने बनवाया था। सीता माता का मंदिर ये बाद में बनने के बाद भी दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे प्राचीन है, और इसकी जो कलरफुल प्रतिमाएं हैं, जो इसका कलर है इतना अच्छा कलर लगता है कि देखने में ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब एक यूनिक कलर। किसी मंदिर का आपको ऐसा कलर नहीं मिलेगा। शायद मैं साउथ साइड ऐसे मंदिरों में रहता, बट नॉर्थ साइड तो मैंने कभी ऐसे मंदिरों में कलर्स नहीं देखे हैं। तो गाइज़ मैं आपको इस मंदिर में दर्शन करवाने वाली हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसमें किस किस की मूर्तियाँ दिखी है, कौन कौन है यहाँ पे। मैं देखती हूँ कौन कैसा गेस करता है, मतलब करेक्ट गेस करता है या नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं विवाह मंडप। यहाँ पर जो है राम जी और सीता माता का विवाह हुआ था। तो मैं उस वेदी की तरफ आपको ले चलती हूँ कि जहाँ पर विवाह हुआ था। यहाँ पर मान्यता है कि जो भी शादीशुदा जोड़े आते हैं वो यहाँ पर सिंदूर चढ़ा के उनको फेरे ज़रूर लेना चाहिए गाइस, ऐसा यहाँ पर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ ये एक और मंदिर मिलता है आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ कहते हैं कि सीता जी पुष्प लेने आती थी। तो गाइस यहाँ दर्शन करने के बाद टैक्सी वाले ने हमें छोड़ दिया मुजफ्फरपुर, क्योंकि हमें वहाँ से अयोध्या जाना था, बट अयोध्या नहीं जा सके, भीड़ भाड़ या कावड़ की वजह से कह सकते हैं। तो हम आ गए लखनऊ, और लखनऊ से हमने वापस से फ़्लाइट की दिल्ली के लिए। तो मैं आपको स्लीपर बस दिखा देती हूँ हमारी कैसी बस थी। बहुत कंफर्टेबल थी, इसमें एसी था, कवर था, मतलब आप पूरा पैक होकर आराम से रह सकते हैं। 2 आदमी के लिए बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पर। उसके बाद हम आ जाते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें इस तरीके से अंदर जाना पड़ा, और एयरपोर्ट पर मुझे ये टॉय की शॉप मिली, बहुत ही अच्छी थी। इसमें इतने अच्छे अच्छे यूनिक टॉय थे कि जो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलते टॉयज़। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी, तो मैंने वो सिया के लिए पैक करवाया। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लिया है। ये सिया के खेलने के साथ साथ उसे सीखने के लिए भी काम आएगी आगे जाके। इसमें ABCD है, ब्लैक बोर्ड टाइप में भी है, मैग्नेटिक ABCD, काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस हम लोग फ्लाइट में बैठ के दिल्ली आ गए। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर 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 बताना।